हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं संचिता जैन आप सभी के एसएसटी एजुकेटर आज के सेशन में लेके आई हूँ आप सभी के लिए क्लास 12th बोर्ड स्टूडेंट्स के लिए राजनीति विज्ञान यानी कि पॉलिटिकल साइंस के चैप्टर नंबर 3 के एनसीईआरटी सॉल्यूशंस। चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है समकालीन दक्षिण एशिया, और आज हम करेंगे इस चैप्टर के एनसीईआरटी सॉल्यूशंस यानी कि सारे क्वेश्चन आंसर। तो आज के सेशन को शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जल्दी से जल्दी और ज़्यादा से ज़्यादा आज के इस वीडियो को आप सभी लाइक कर दें, शेयर कर दें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स प्रोवाइड कराता है आपको क्लास 6 से लेके क्लास 12 तक के सारे कोर्सेज फ्री ऑफ कॉस्ट, हाई क्वालिटी एजुकेशन के साथ, फुली ऑर्गेनाइज कंप्लीट कोर्स के साथ। जी हाँ, हम आपके लिए कई सारे टॉप कोर्सेज हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में प्रोवाइड कराते हैं। सीबीएसई बोर्ड के साथ साथ एमपी बोर्ड, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, दिल्ली बोर्ड और राजस्थान बोर्ड के सिलेबस को भी कवर कराया जाता है। काफ़ी सारे स्पेशल कोर्सेज भी हैं जैसे कि वैदिक मैथ्स क्रैश कोर्स और स्पोकन इंग्लिश, और इतने सारे कोर्सेज आपको एक ही जगह एक ही सिंगल प्लेटफॉर्म पर हाई क्वालिटी एजुकेशन के साथ, फुली ऑर्गेनाइज कंप्लीट कोर्स के साथ एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट कराए जाते हैं। अगर आपको ई बुक्स और ई नोट्स की भी ज़रूरत है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दी गई है, वहाँ जाइए, क्लिक कीजिए, सारी चीज़ें सारी जानकारी के साथ आपको मिल जाएंगी। ऑलराइट, चलिए तो शुरू करते हैं आज का बेहतरीन, इंटरेस्टिंग और वेरी इंपॉर्टेंट सेशन आपके लाइक और शेयर के साथ। तो भाई सभी रेडी हैं? तो सबसे पहले मुझे कमेंट करके ये बता दो कि जो क्लास 12th का पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर नंबर 3 है उसका जो भी मैंने एक्सप्लेनेशन पार्ट आपको बताया है, आपके एनसीईआरटी में जो भी है, अलग अलग टॉपिक को अलग अलग वीडियो के जरिए आप तक पहुंचाया है, तो वो सारे टॉपिक आपने पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं? सबसे पहली बात तो ये बता दूं, अगर नहीं पढ़े हैं तो वो सारे टॉपिक आपको पढ़ लेना है, उसके बाद क्वेश्चन आंसर को डील करना है, क्योंकि जब तक टॉपिक को नहीं समझोगे, नहीं पढ़ोगे, तब तक आपको क्वेश्चन आंसर डील करने में दिक्कत आती रहेगी। ठीक है, अगर पढ़ा है तो बहुत अच्छी बात है, लाइक शेयर कर दो, सब तक खबर पहुंचा दो कि क्लास 12th पॉलिटिकल साइंस के चैप्टर नंबर 3 के एनसीईआरटी सॉल्यूशंस मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम पर आ चुके हैं। और डेली सेशन जो होता है हमारा क्लास 12th पॉलिटिकल साइंस के लिए, वो रात को 10 बजे होता है। रोज रात को 10 बजे आपको क्लास 12th का वीडियो प्रोवाइड करवाया जाता है। ऑलराइट, चलिए तो शुरू करते हैं एनसीईआरटी सॉल्यूशंस में। अभ्यास यानी कि एक्सरसाइज में आपका पहला सवाल है, देशों की पहचान करें। ठीक है, आपको अलग अलग स्टेटमेंट्स दिए जाएंगे, उन स्टेटमेंट्स को पढ़कर आपको क्या लगता है कि ये स्टेटमेंट किस देश के बारे में कहा गया है, किस देश के बारे में बात कही गई है। चलिए तो देखते हैं, स्टेटमेंट का है या कथन का है कि राजतंत्र, लोकतंत्र समर्थक समूहों और अतिवादियों के बीच संघर्ष के कारण राजनीतिक अस्थिरता का वातावरण बना। हमें पहचान करना है देशों की, किसके माध्यम से? कथन के माध्यम से। तो हमने इस चैप्टर में समकालीन दक्षिण एशिया में जितने भी दक्षिण एशियाई देश हैं उनकी राजनीतिक व्यवस्था के बारे में हमने जाना है। ठीक है, तो कथन का में यानी कि स्टेटमेंट ए में भी एक देश की राजनीतिक व्यवस्था के बारे में बात कही गई है। वो कौन सा देश है? राजतंत्र, लोकतंत्र समर्थक समूहों और अतिवादियों के बीच उस देश में संघर्ष के कारण राजनीतिक अस्थिरता का वातावरण बना। बता दो भैया जल्दी से कमेंट करके, क्या लगता है आपको? देखें, चलिए देखते हैं कौन सा देश था? नेपाल। क्योंकि नेपाल में पहले क्या था? नेपाल में पहले क्या था? राजतंत्र था। ठीक है, लेकिन लोग क्या चाहते थे? लोकतंत्र चाहते थे। तो राजतंत्र, लोकतंत्र समर्थक समूहों और अतिवादियों के बीच संघर्ष हुआ, जिसके कारण वहां पर राजनीतिक अस्थिरता का वातावरण बना। यानी कि लंबे समय तक वहां लोकतंत्र टिक नहीं पाया। कभी लोकतंत्र बिखर जाता था, कभी बन जाता था, कभी संसद बनाने की मंजूरी दे दी जाती थी, कभी संसद बिखर जाती थी। तो इस तरीके से पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी वहां पर बनी रहती थी। कौन सा देश है? नेपाल। ऑलराइट, चलिए आगे चलते हैं। चारों तरफ भूमि से घिरा देश, इसे क्या कहेंगे आप? बताओ भाई जल्दी से।
ऐसा देश जो चारों तरफ से भूमि से घिरा हो, वहां पर कोई भी समुंदर ना हो उसके चारों तरफ। अब सोचो कौन सा देश है, सोचो सोचो, दक्षिण एशियाई कंट्रीज में ऐसा कौन सा देश है जिसके आसपास कोई समुंदर नहीं है, चारों तरफ भूमि से घिरा हुआ है, यानी कि भू आविष्ठित देश है। देखें, सोच के कमेंट में बताना है, और इसका सही आंसर है नेपाल। ऑलराइट, अब नेपाल की बॉर्डर यहाँ से यहाँ तक की हम बात करें तो भारत से लगती है, यहाँ नेपाल है, यहाँ नेपाल है, इसके ऊपर क्या है, इसके ऊपर फिर आपको मिल जाएगा क्या बोलते हैं, तिब्बत, चाइना, ये सब मिल जाएंगे। तो यहाँ से यहाँ तक मतलब चारों तरफ ये भूमि से घिरा हुआ है। ऑलराइट, चलिए नेक्स्ट है, दक्षिण एशिया का वह देश जिसने सबसे पहले अपनी अर्थव्यवस्था का उदारीकरण किया। बता दो भाई जल्दी से कि कौन सी दक्षिण एशियाई कंट्री है, वो कौन सा दक्षिण एशिया का देश है जिसने सबसे पहले अपनी अर्थव्यवस्था का उदारीकरण किया, सबसे पहले अपनी अर्थव्यवस्था का लिबरलाइजेशन किया। बताओ भाई जल्दी से कमेंट करके, क्या लगता है क्या होगा इसका सही उत्तर। देखें, दक्षिण एशिया का वह देश जिसने सबसे पहले उदारीकरण किया, श्रीलंका। अब आप कहेंगे कि उदारीकरण का मतलब क्या होता है, उदारीकरण को कहा जाता है लिबरलाइजेशन। ठीक है, इससे क्या होता है भाई, और अर्थव्यवस्था का उदारीकरण यानी कि लिबरलाइजेशन ऑफ इकोनॉमी, यही है बात। ठीक है, यानी कि श्रीलंका ने दूसरे देशों के साथ व्यापार आसानी से और बाकी कंट्रीज के कंपैरिजन में, बाकी साउथ एशियन कंट्रीज के कंपैरिजन में जल्दी किया। और आसानी से कैसे, मतलब कि सारे प्रतिबंध उसने हटा दिए, आयात निर्यात पर जो भी प्रतिबंध लगाए गए थे या फिर लाइसेंस की जरूरत होती थी किसी भी व्यापार को, तो इस तरीके के प्रतिबंध हटा दिए थे। उदारीकरण क्या कहता है कि अर्थव्यवस्था पर से प्रतिबंध उठाना, दुनिया के दूसरे देशों से व्यापार करने पर प्रतिबंध हटाना, ये क्या है, उदारीकरण। तो श्रीलंका ने पूरी दक्षिण एशियाई कंट्री में सबसे पहले अर्थव्यवस्था का उदारीकरण किया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, सेना और लोकतंत्र समर्थक समूहों के बीच संघर्ष में सेना ने लोकतंत्र के ऊपर बाजी मारी। एक तरफ सेना का शासन, दूसरी तरफ लोकतंत्र का शासन। तो सेना के शासन और लोकतंत्र के शासन के बीच में घोर संघर्ष उस देश में हमेशा होता रहता था, और लोकतंत्र के ऊपर सेना ने बाजी मारी, सेना के शासन ने बाजी मारी। बताओ वो कौन सा देश है, जल्दी जल्दी जल्दी। अब आ रहा समझ में भाई, अब आ रहा समझ में कि चैप्टर पढ़ लिया होता, टॉपिक को पढ़ लिया होता। अब आप कहाँ जा रहे हैं, सीधे सीधे जा रहे हैं क्वेश्चन आंसर की तरफ। जबकि मैं हमेशा कहती हूँ कि सबसे पहले चैप्टर को पढ़ो, समझो, उसके कंसेप्ट को समझो, उसके बाद क्वेश्चन आंसर पढ़ जाओ। ठीक है, तो देखते हैं कि कहाँ सेना ने बाजी मारी। पाकिस्तान, सबसे आसान आंसर था। अगर आपने नहीं भी पढ़ा है तो अक्सर हम सुनते रहते हैं पाकिस्तान के बारे में, तो कि लोकतंत्र वहां पर जो है ढीला पड़ जाता है सेना के शासन के सामने। ठीक, चलिए नेक्स्ट है, दक्षिण एशिया के केंद्र में अवस्थित, दक्षिण एशिया के केंद्र में स्थित है वो देश। इस देश की सीमाएं दक्षिण एशिया के अधिकांश देशों से मिलती हैं। देखो भाई, दो हिंट दी हैं आपको। पहली तो ये है कि वो दक्षिण एशिया के केंद्र में स्थित है, सेंटर में स्थित है। दूसरी बात, इस देश की सीमाएं अधिकांश दक्षिण एशियाई देशों से मिलती हैं। बताओ वो कौन सा देश है, जल्दी से जल्दी 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 से कमेंट आना चाहिए भाई। देखें, तो वो देश है भारत, क्योंकि भारत जो है, हम जैसे बात करें यहां पर देखें अपन, ठीक, इतने भाग को देखें, अभी भारत के सिर्फ ऊपरी भाग को देखें, उत्तरी भाग को देखें, तो यहाँ पर आपको जो है नेपाल मिल जाएगा, भूटान मिल जाएगा। ठीक है, क्लियर हो रही है बात। फिर यहाँ पर आपको पाकिस्तान मिल जाएगा,
यहाँ आप आएंगे तो यहाँ पर आपको बांग्लादेश मिल जाएगा, ठीक है। फिर और नीचे की तरफ जब आप आते हैं तो यहाँ पर आपको श्रीलंका मिल जाएगा, और इस तरफ आपको क्या मिल जाएगा, मालदीव मिल जाएगा, ठीक है। और ये क्या है, बीच में भारत है, ठीक है। तो भारत जो है पूरी दक्षिण एशियाई कंट्री से घिरा हुआ है, ठीक है, सेंटर में है, ठीक है। और अधिकांश देशों की सीमा भारत से लगती है, ठीक। चलिए नेक्स्ट है, पहले इस द्वीप में, ध्यान से सुनना, पहले इस द्वीप में शासन की बागडोर सुल्तान के हाथ में थी और अब यह एक गणतंत्र है। पहले यहाँ का शासन एक सुल्तान संभाला करता था, अब वहाँ का शासन गणतांत्रिक शासन है। कौन सा वो देश है? और देखो भाई हिंट भी दी गई है कि वो एक द्वीपीय देश है, तो सोचो भाई क्या होगा आंसर। जल्दी जल्दी जल्दी, बहुत आसान है, बहुत आसान है। अभी तक हम ऑलमोस्ट सारी कंट्रीज की बात कर चुके हैं। बचा क्या है? बचा क्या है? बचा है अभी एक देश, तो वो कौन सा देश है? मालदीव, ठीक है। पहले यहाँ सुल्तान का शासन हुआ करता था और अब क्या है, यहाँ पर गणतांत्रिक शासन है। नेक्स्ट है, ग्रामीण क्षेत्र में छोटी बचत और सहकारी ऋण की व्यवस्था के कारण इस देश को गरीबी कम करने में मदद मिली है। अब इनने अपनी इकोनॉमी की बात करी कि किस देश ने किस तरीके से अपनी गरीबी कम करी है, ठीक है। तो ग्रामीण क्षेत्र में उस देश ने ग्रामीण क्षेत्र में छोटी बचत, और अधिकांश गरीबी ग्रामीण क्षेत्र में ही पाई जाती है, छोटी बचत और सहकारी ऋण की व्यवस्था करी, जिसके कारण देश को गरीबी कम करने में मदद मिली। कौन सा वो देश है जिसने इस तरीके को अपनाकर अपने देश की गरीबी को कम किया? देखें, चलिए, तो वो देश है बांग्लादेश। ऑलराइट, अब एक और देश का क्वेश्चन है, ठीक है। तो अभी रुकना है भाई, जाना नहीं है, क्वेश्चन काफी सारे हैं। एक हिमालयी देश, भैया हिमालयी देश है जहां संवैधानिक राजतंत्र है और यह देश भी हर तरफ से भूमि से घिरा है। एक देश का नाम पढ़ा था अपन ने, नेपाल, जो भूमि से घिरा है। अब एक और दक्षिण एशियाई देश कौन सा है जो भूमि से घिरा है? हिमालयी देश है और जहां संवैधानिक राजतंत्र है। तो बता दो भैया कौन सा वो देश है? जल्दी जल्दी देखें, तो देखो भैया वो देश है भूटान। कौन सा देश है? हिमालयी देश है, संवैधानिक राजतंत्र है और वो भी भूमि से घिरा हुआ है चारों तरफ से, यानी कि इसे भी हम क्या कहेंगे? भू आविष्ठित देश कहेंगे। भू आविष्ठित देश वो कहलाता है जो चारों तरफ से भूमि से घिरा हो, ठीक। चलिए नेक्स्ट है, हाँ, अब बारी आएगी क्वेश्चन नंबर 2 की। तो अभी तक हमने ऑलमोस्ट सारे दक्षिण एशियाई देशों की राजनीतिक व्यवस्था के बारे में जान लिया, ठीक है। तो इतने सारे जो स्टेटमेंट थे उनके जरिए हमें यह पता चलेगा कि किस देश में किस तरीके का पॉलिटिकल सिस्टम रहा है और प्रेजेंट में किस तरीके का है, ठीक। अब एक आया है अपने पास ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। क्वेश्चन कहता है कि दक्षिण एशिया के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? क्या पूछा है कि दक्षिण एशिया के बारे में कौन सा कथन गलत है? ऑप्शन ए, दक्षिण एशिया में सिर्फ एक तरह की राजनीतिक प्रणाली चलती है। ऑप्शन बी, भारत और बांग्लादेश और भारत ने नदी जल की हिस्सेदारी के बारे में एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। साफ्टा पर हस्ताक्षर इस्लामाबाद के 12वें सार्क सम्मेलन में हुए। दक्षिण एशिया की राजनीति में चीन और संयुक्त राज्य अमेरिका महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, ठीक है। तो बता दो भैया जल्दी से, क्या लगता है आपको? जल्दी जल्दी जल्दी, तेजी से आंसर आना चाहिए भाई। दक्षिण एशिया के बारे में कौन सा कथन गलत है? देखें देखें देखें, तो भैया ऑप्शन ए गलत है कि दक्षिण एशिया में सिर्फ एक तरह की राजनीतिक प्रणाली चलती है। जी नहीं, अभी तक हमने इतने सारे स्टेटमेंट देखे और उन स्टेटमेंट के जरिए हमने कंट्रीज के नाम पहचाने, उससे हमें यह पता चलता है कि पूरे दक्षिण एशिया में एक सी राजनीतिक प्रणाली नहीं चलती। कहीं पर सेना का शासन है, कहीं पर लोकतंत्र है, कहीं पर राजतंत्र रहा है, ठीक है।
कहीं सुल्तान का शासन रहा है। तो दक्षिण एशिया में सिर्फ एक तरीके की राजनीतिक प्रणाली नहीं चलती है, ठीक है, और यहाँ पर क्या लिखा है कि चलती है, तो ये बात हो जाएगी गलत। अब बाकी के सही जो है उनको भी रीड कर लेते हैं ताकि हमें एक एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन पता चले। बांग्लादेश और भारत ने नदी जल की हिस्सेदारी के बारे में एक समझौते पर हस्ताक्षर करे हैं, बिल्कुल करे हैं। तो फरक्का नदी को लेकर जो है इनके बीच में क्या बोलते विवाद रहा है भारत और बांग्लादेश के बीच में, मतलब गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी के जल को लेकर। तो उस गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी के जल को लेकर जो समझौता हुआ है उस पर दोनों देशों ने अपने हस्ताक्षर करे हैं। फिर साफ्टा पर हस्ताक्षर इस्लामाबाद के 12वें सार्क सम्मेलन में हुए। तो फ्री ट्रेड के लिए, मतलब जितने भी दक्षिण एशियाई कंट्रीज हैं उनके बीच फ्री ट्रेड हो, मुक्त व्यापार हो, उसके लिए सार्क ने साफ्टा बनाया, जिसकी शुरुआत इस्लामाबाद के 12वें शिखर सम्मेलन में हुई थी, ठीक है। फिर दक्षिण एशिया की राजनीति में चीन और संयुक्त राज्य अमेरिका महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, बिल्कुल निभाते हैं। ऑलराइट, चलिए, तो 2 सवाल हो चुके हैं। नेक्स्ट है, पाकिस्तान के लोकतंत्रीकरण में कौन कौन सी कठिनाइयां हैं। अब हमने चैप्टर में जब पढ़ा था तो ये देखा था कि पाकिस्तान में कभी सेना का शासन रहता है और कभी लोकतंत्र रहता है, और हमेशा लोकतंत्र वहां पर कायम नहीं रह पाता है। और अभी अभी हमने ये बात भी पढ़ी थी जब हमने देशों को पहचाना था, तो उसमें ये भी लिखा था कि पाकिस्तान में कभी सेना का शासन रहा है और कभी लोकतंत्र का। तो सैन्य शासन और लोकतांत्रिक शासन के बीच जो है संघर्ष की स्थिति बनी रही और आखिरी में सेना ने ही लोकतंत्र के ऊपर बाजी मारी। तो आखिर वो कौन कौन सी कठिनाइयां हैं जो पाकिस्तान में लोकतंत्र को हमेशा बने नहीं रहने देती हैं। देखिए आंसर, चलिए आंसर की तरफ चलते हैं। तो चलिए, कुछ शुरुआत हम कुछ इस तरीके से करेंगे कि पाकिस्तान में सैनिक हस्तक्षेप, कट्टरतावाद, आतंकवाद, धर्मगुरु एवं भूस्वामी अभिजनों के सामाजिक प्रभाव ने लोकतंत्र के मार्ग में कठिनाइयां पैदा करी हैं। तो सबसे पहले हम वो बताएंगे कि आखिर कठिनाइयां पैदा करने वाले लोग कौन थे लोकतंत्र के रास्ते में। तो सैनिक हस्तक्षेप रहा है, ठीक है, कट्टरतावाद रहा है, आतंकवाद रहा है, धर्मगुरु वहां पर रहे हैं, भूस्वामी और अभिजन यानी कि अमीर वर्ग भी रहा है। इन सबके सामाजिक प्रभाव ने लोकतंत्र के रास्ते में कठिनाइयां पैदा करी हैं। अब हम इस आंसर को पॉइंट टू पॉइंट लिखेंगे। सबसे पहले हमने ये बता दिया कि कठिनाइयां किसने पैदा करी, ठीक। अब पाकिस्तान में विशेषकर सैनिक तानाशाही ने, किसने, सैनिक तानाशाही ने, कि सेना का एक तरफा शासन चलेगा, उसमें कोई व्यक्ति किसी तरीके का हस्तक्षेप नहीं कर सकता, सेना ने जो कह दिया वही होगा, ठीक। तो पाकिस्तान में विशेषकर सैनिक तानाशाही ने लोकतंत्र के मार्ग में सबसे ज्यादा रुकावटें पैदा करी हैं। फिर पाकिस्तान और भारत के कड़वाहट भरे संबंधों की आड़ में, क्या कहा गया है, पाकिस्तान और भारत के कड़वाहट भरे संबंधों की आड़ में पाकिस्तानी सेना ने सदैव पाकिस्तान में अपना दबदबा बनाए रखा। अब भारत और पाकिस्तान के बीच संबंध कैसे रहे, 36 का आंकड़ा रहा है, लड़ाई दंगे वाले संबंध रहे। तो पाकिस्तान की सेना ने पाकिस्तान के लोगों को क्या समझाया कि देखो भाई, भारत में लोकतंत्र है, हमारे यहाँ लोकतंत्र नहीं ही होना चाहिए, ठीक है। तो इसके चलते पाकिस्तान में सेना ने हमेशा अपना दबदबा बना के रखा और किसी भी निर्वाचित सरकार को ठीक ढंग से काम करने नहीं दिया। यानी कि लोकतंत्र के अनुसार जो सरकार चुनी जाती थी, लोग जो सरकार चुनते थे, उनको कभी सेना ने ठीक से काम करने नहीं दिया। ऑलराइट, चलिए नेक्स्ट है, नेपाल के लोग अपने देश में लोकतंत्र को बहाल करने में कैसे सफल हुए। बताओ भाई, नेपाल के लोग अपने देश में लोकतंत्र को बहाल करने में कैसे सफल हुए, क्या होगा इसका सही उत्तर, बताइए बताइए बताइए। नेपाल में पहले क्या था, राजतंत्र था, ठीक है, लेकिन अभी नेपाल में लोकतंत्र कायम है और लोकतंत्र को नेपाल में लाने के लिए नेपाल के लोगों ने काफी संघर्ष किया। तो यही बात पूछी गई है कि नेपाल के लोग अपने देश में लोकतंत्र को बहाल करने में, लोकतंत्र को कायम करने में, लोकतंत्र को बनाए रखने में कैसे सफल हुए, ठीक है। अब जितने भी क्वेश्चन आ रहे हैं उससे हमें यह समझ में आ रहा है कि अलग अलग देशों में लोकतंत्र कैसे सफल हुआ और जिन देशों में सफल नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ, ठीक है, वो सारी बातें हम कर रहे हैं।
चलिए तो नेपाल की बात भी कर लेते हैं, देखते हैं। नेपाल में समय समय पर लोकतंत्र के मार्ग में कठिनाइयां आती रही हैं, ठीक है, और नेपाल में लोकतंत्र की बहाली के अनेक प्रयास करे गए। लोकतंत्र की बहाली यानी कि लोकतंत्र को हमेशा कायम करने के काफी सारे प्रयास करे गए, जिसके परिणाम स्वरूप ही, जिसका रिजल्ट क्या है कि आज नेपाल में लोकतंत्र की स्थापना हो चुकी है। फिर अब जो प्रयास करे गए हैं उन प्रयासों को हम एक एक करके लिखेंगे। सबसे पहले हमने क्या लिखा, इस क्वेश्चन का इंट्रोडक्शन पार्ट हमने लिखा। क्या लिखा, इंट्रोडक्शन पार्ट हमने लिख लिया। क्लियर है, ठीक है। फिर अब देखो भाई, पॉइंट टू पॉइंट हम क्या लिखेंगे कि नेपाल अतीत में एक हिंदू राज्य था पहले। अब हम किसकी बात करेंगे, नेपाल के प्राचीन शासन की हम बात करेंगे, ठीक। नेपाल का प्राचीन शासन, इसकी बात हम करेंगे। तो पहले एक हिंदू राज्य था, फिर आधुनिक काल में कई सालों तक यहां संवैधानिक राजतंत्र रहा, और संवैधानिक राजतंत्र के दौर में नेपाल की जो राजनीतिक पार्टियां और आम जनता ज्यादा खुले और उत्तरदायी शासन की आवाज उठाते रहे। लेकिन अब देखना, ध्यान से सुनना, हिंदू राज्य था और संवैधानिक राजतंत्र रहा, संवैधानिक लोकतंत्र नहीं रहा। संविधान था, लेकिन उस संविधान के अनुसार शासन कौन चलाता था, राजा चलाता था। उसके लिए कोई चुनाव नहीं होता था कि राजा को चुनने के लिए अलग से चुनाव हो, जनता वोट डाले, जनता की मर्जी से राजा शासन करे। अब ऐसा होता अगर तो वो लोकतंत्र होता, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। तो वहां पर क्या था, संवैधानिक राजतंत्र। क्या था, संवैधानिक राजतंत्र, ठीक है, ये बात हमने लिख ली। तो संवैधानिक राजतंत्र का दौर जब नेपाल में था, तो नेपाल की चाहे पॉलिटिकल पार्टीज हो, चाहे आम जनता हो, वो खुले और उत्तरदायी शासन की आवाज उठाते रहे कि हमें कैसा शासन चाहिए, खुला शासन, रिस्पॉन्सिबल शासन चाहिए, रिस्पॉन्सिबल गवर्नेंस होना चाहिए। अब खुला और रिस्पॉन्सिबल गवर्नेंस आप किसे कहेंगे, लोकतंत्र को। अब राजा का शासन चल रहा है, लेकिन राजा अपने बनाए हुए नियम कायदे कानूनों से शासन कर रहा है, और राजा को जनता ने नहीं चुना है, तो वो खुला शासन तो है नहीं। अगर जनता ने राजा को चुना होता तो वो राजा जनता के लिए रिस्पॉन्सिबल होता, उत्तरदायी होता। तो जनता ने डिमांड करी कि हमें आजादी चाहिए ऐसे शासन से, हमें खुलापन चाहिए और उत्तरदायी शासन चाहिए। लेकिन राजा ने सेना की सहायता से क्या किया, शासन पर पूरा नियंत्रण कर लिया अपनी सेना की सहायता से, और नेपाल में लोकतंत्र की राह अवरुद्ध हो गई, यानी कि नेपाल में लोकतंत्र का रास्ता हो गया बंद। तो राजा ने क्या किया, राजा ने क्या किया, सेना की सहायता से शासन पर पूरा नियंत्रण। राजा का सेना की सहायता से शासन पर पूरा नियंत्रण था। क्लियर है ये बात, इतनी कहानी क्लियर हुई, यहां तक कोई डाउट, ठीक है। तो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन लिखेंगे, फिर पहला पॉइंट लिखेंगे और पहले पॉइंट में क्या बातें आती हैं, ठीक है। इतनी बात हो गई। इसी तरीके से आपको याद करना है, और यही क्वेश्चन मान लो लघुत्री में आ जाता है तो हमें सिर्फ इतना इतना ही लिखना है। लेकिन अगर दीर्घोत्तरी में आता है तब हम इसको मतलब इन पॉइंट्स को इस तरीके से डिटेल में लिखेंगे, ठीक। तो ये हो जाएगा हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट, ये हो जाएगा पॉइंट 1, और ये पॉइंट 1 के अंदर के सब पॉइंट हो जाएंगे, ठीक है। चलिए अब आगे की बात करते हैं, आ जाओ। अब दूसरा पॉइंट देखें, दूसरा पॉइंट देखें कि एक मजबूत लोकतंत्र समर्थक आंदोलन की चपेट में आकर राजा ने, अब भाई एक मजबूत लोकतंत्र समर्थक आंदोलन होता है नेपाल में, उसके चपेट में आ गया राजा, और राजा ने क्या किया, 1990 में लोकतांत्रिक संविधान की मांग मान ली। जो जनता वहां पर मांग कर रही थी कि यहां पर संवैधानिक राजतंत्र नहीं, संवैधानिक लोकतंत्र होना चाहिए, तो राजा ने 1990 में यह डिमांड मान ली, ठीक है। परंतु देश में अनेक पार्टियों की मौजूदगी के कारण
लेकिन नेपाल में बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टी थी, उनके कारण मिश्रित सरकारों का निर्माण होना था। अब सारे पॉलिटिकल पार्टी डिमांड कर रही हैं, तो वो पॉलिटिकल पार्टी क्या करेंगी, फिर गठबंधन की सरकार बनाएंगी। जब बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टी मिलकर सरकार बनाती हो तो कैसी सरकार बनती है, गठबंधन की सरकार बनती है। तो वो सरकार अधिक समय तक चल नहीं पाती थी। इसके चलते 2002 में राजा ने संसद को भंग कर दिया और सरकार को गिरा दिया। ठीक, तो दूसरा पॉइंट हमारा क्या बन जाएगा, दूसरा पॉइंट हमारा ये बन जाएगा कि लोकतंत्र समर्थक आंदोलन हुआ। लोकतंत्र समर्थक आंदोलन हुआ। ठीक, अब उस आंदोलन में क्या हुआ, उस आंदोलन में 1990 में, ध्यान से सुनना है भाई, उस आंदोलन में 1990 में लोकतांत्रिक संविधान की मांग या संवैधानिक लोकतंत्र की मांग को मान लिया। संवैधानिक लोकतंत्र की मांग मानी गई। ठीक है, फिर क्या हुआ, वो तो मानी, लेकिन फिर क्या था, बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टी थी, यानी कि गठबंधन की सरकार बननी थी। गठबंधन की सरकार बननी थी, जिसके चलते 2002 में संसद भंग हो गई। 2002 में संसद भंग हो गई, राजा ने संसद को भंग कर दिया। फिर तीसरा पॉइंट क्या कहता है कि इसके विरुद्ध 2006 में देशव्यापी प्रदर्शन हुए। लोगों ने प्रदर्शन करे 2006 में कि संसद को भंग क्यों कर दिया, जिसमें जनता, माओवादी तथा सभी राजनीतिक दल शामिल हुए। ठीक, और संघर्षरत लोकतंत्र समर्थक शक्तियों ने अपनी पहली बड़ी जीत हासिल करी। और अब ये तारीख आपको याद रखनी है, 26 अप्रैल 2006 की। तो 26 अप्रैल 2006 को राजा ने संसद को बहाल किया और 7 दलों की मिलीजुली सरकार बनाने का न्योता भेजा। तो तीसरा पॉइंट हमारा क्या बन जाएगा, ऊपर लिख लेते हैं क्योंकि नीचे जगह नहीं है। तो 2006 में प्रदर्शन हुआ। ठीक, प्रदर्शन किस किसने किया भाई, जनता ने किया, पार्टी ने किया, मतलब पॉलिटिकल पार्टीज ने किया और माओवादी ने किया, जिसके चलते 26 अप्रैल, कौन सी तारीख थी, अब ये याद रखना है, 26 अप्रैल 2006 को संसद बन गई और गठबंधन सरकार का न्योता भेजा गया कि ठीक है, अब ये काम हम कर सकते हैं, संसद को बना सकते हैं। ऑलराइट, तो ये है नेपाल की कहानी। इसका स्क्रीनशॉट आप लेना चाहें तो ले सकते हैं। तो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन पार्ट लिखेंगे, पहला काम। उसके बाद हम पॉइंट 1 लिखेंगे, नेपाल के प्राचीन शासन के बारे में बताएंगे, उसके अंदर की बातें लिखेंगे। उसके बाद लोकतंत्र समर्थक आंदोलन जो हुआ उसकी बातें लिखेंगे। फिर फाइनल जीत कब हुई, 2006 में प्रदर्शन हुआ, जनता पार्टी और माओवादियों ने किया, और मतलब पॉलिटिकल पार्टी, बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टी इसमें शामिल हुई। और 26 अप्रैल 2006 को राजा ने संसद बनाने का ऐलान कर दिया और पॉलिटिकल पार्टीज को न्योता भेजा कि आप गठबंधन की सरकार बना सकते हैं और लोकतंत्र को हम कायम कर सकते हैं। ऑलराइट, तो स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट से। ठीक है, इस तरीके से आपको याद करना है। लघुत्री में इस तरीके से लिखना है और दीर्घोत्री आए तो इस तरीके से लिखना है। ठीक है, चलिए चलते हैं आगे। चलो, हाँ, 2 पॉइंट और हैं अभी। इस गठबंधन के प्रभाव के कारण राजा ने नेपाली कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष, अब ये गठबंधन तो बन गया, तो नेपाली कांग्रेस पार्टी जो थी उसके अध्यक्ष गिरिजा प्रसाद कोइराला को प्रधानमंत्री नियुक्त किया। वहां पे किसको, गिरिजा प्रसाद कोइराला को प्रधानमंत्री नियुक्त किया। और इसके साथ ही नेपाल में संविधान का निर्माण करने के लिए संविधान सभा बनाई गई। अब हम चौथे पॉइंट की इसमें बात करते हैं। चौथा पॉइंट इसमें क्या आता है कि गिरिजा प्रसाद कोइराला प्रधानमंत्री बनेंगे अब। ठीक है, चौथे पॉइंट में हमें बात करनी है प्रधानमंत्री की, तो वो रहेंगे गिरिजा प्रसाद
कोइराला, गिरिजा प्रसाद कोइराला। तो इन्होंने क्या किया? संविधान निर्माण के लिए संविधान सभा बनाने का इन्होंने कर दिया ऐलान कि अब हम बनाएंगे क्या? संविधान सभा। और इस संविधान सभा ने नेपाल को एक धर्मनिरपेक्ष संघीय लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने की घोषणा करी और राजा के सभी अधिकार वापस ले लिए गए। जो भी राजा के पास अधिकार थे वो अधिकार वापस ले लिए गए और यहां तक कि देश में राजतंत्र को समाप्त कर दिया। ठीक, क्लियर हो रही है बात? तो यहां हो जाएगी आपकी राजतंत्र की समाप्ति, राजतंत्र की समाप्ति हो जाएगी। और क्या होगा? 2015 में लोकतांत्रिक संविधान, नया लोकतांत्रिक संविधान लागू हो गया। नया लोकतांत्रिक संविधान लागू हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से हम 5 पॉइंट बता देंगे और इस प्रकार हम कह सकते हैं कि नेपाल में लोकतंत्र की स्थापना तो हो गई, परंतु वहां पर विभिन्न राजनीतिक दलों के आपसी मतभेद के कारण, क्योंकि बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज हैं और उन सब ने गठबंधन की सरकार बनाई है, तो उन सबके मतभेद के चलते यह कहना मुश्किल है कि वहां पर लोकतंत्र कितना सफल हो पाएगा। ऑलराइट, चलिए तो अब चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। अब हम बात करेंगे श्रीलंका। श्रीलंका में मुद्दा क्या था? श्रीलंका में मुद्दा था जातीय संघर्ष का। वहां पर अलग अलग कम्युनिटी के लोग रहते थे। खास तौर से यहां पर 2 कम्युनिटी की बात कही जाएगी श्रीलंका में, सिहली और सिहली भाषा को बोलने वाले लोग रहते थे और तमिल भाषा को बोलने वाले लोग रहते थे। तो जो सिहली भाषा को बोलने वाले लोग थे वो श्रीलंका के ही थे। ठीक है, मूल रूप से श्रीलंका के थे। सिहली भाषा मूल रूप से कहां की थी? श्रीलंका की थी। लेकिन जो तमिल भाषा को बोलने वाले लोग थे वो भारत से जाके श्रीलंका में बसे थे। ठीक है, और सिहली भाषा को बोलने वाले लोगों की संख्या ज्यादा थी, लगभग 75%। तो इनकी क्या थी? इनकी थी मेजॉरिटी। और ये क्या थे? ये माइनॉरिटी में आते थे, ये संख्या में काफी कम थे। ठीक है, तो यहां पर किसका प्रभुत्व कायम हुआ? सिहली भाषा को बोलने वाले लोगों का। सिहली भाषा को बोलने वाले लोगों को सारे अधिकार दिए गए, आरक्षण दिया गया, सारी सुविधाएं दी गई। और तमिल भाषा बोलने वाले लोगों को क्या किया गया? किनारे पर रखा गया। अब देखना कि सिहली और तमिल भाषा को बोलने वाले लोगों के बीच में किस प्रकार से जातीय संघर्ष रहता है और किसकी भूमिका रहती है, देखते हैं। तो श्रीलंका के जातीय संघर्ष में भारतीय मूल के तमिल, अभी मैंने बताया था कि तमिल जो थे वो कहाँ के थे? भारतीय मूल के थे। भारत से तमिल भाषा को बोलने वाले लोग, कुछ लोग थे जो श्रीलंका में जाकर बस गए थे। पास ही है तमिलनाडु से श्रीलंका। ठीक है, तो भारतीय मूल के तमिल मुख्य भूमिका निभा रहे हैं। ठीक है, उन्होंने लिट्टे नाम का एक संगठन बनाया हुआ है। तमिलों ने क्या बनाया हुआ है? लिट्टे नाम का एक संगठन बनाया हुआ है। ठीक है, जो क्या कर रहा है? जो हिंसात्मक आंदोलन पर उतारू है। अब ये क्यों आंदोलन कर रहे हैं? क्योंकि इनको अपने अधिकार नहीं मिल रहे उस देश में रहते हुए, जिसके कारण पूरा श्रीलंका जातीय संघर्ष की आग में जल रहा है। और उनकी मांग क्या है? उनकी मांग यह है कि श्रीलंका के एक क्षेत्र को अलग राष्ट्र बनाया जाए। किस क्षेत्र को? जहां पर तमिल भाषी लोग रहते हैं। हम श्रीलंका के मैप के जरिए इसको देख लेते हैं। देखो भाई, ये है श्रीलंका का मैप। अब ये वाला जो क्षेत्र है, इतना क्षेत्र जो है,
ठीक है, इतना क्षेत्र जो है यहाँ पर कौन रहता है, यहाँ पर सिंहली भाषा को बोलने वाले लोग रहते हैं, सिंहली, और यहाँ पर कौन रहता है, तमिल। ठीक, अब ये संख्या में ज्यादा है, लगभग 75%, ये संख्या में बहुत कम है। ठीक है, तो अब इनको अधिकार नहीं मिले। अब ये क्या डिमांड कर रहे हैं, जब हमारे इस देश में रहते हुए हमें हमारे अधिकार नहीं मिल रहे, ठीक है, तो हमें अपना अलग राष्ट्र बनाना है, हमें अपना अलग देश बनाना है। तो श्रीलंका के एक क्षेत्र को अलग राष्ट्र ही बना दिया जाए, ऐसी डिमांड है इनकी। ठीक है, क्लियर है। तो अब सिंहली समुदाय की बात करते हैं। सिंहली समुदाय क्या है कि श्रीलंका की राजनीति पर बहुसंख्यक यानी कि जो संख्या में ज्यादा है, लगभग 75% है, तो बहुसंख्यक सिंहली समुदाय अपना दबदबा बना रहा है। ठीक है, और तमिल सरकार एवं नेताओं पर उनके हितों की उपेक्षा करने का दोषारोपण भी करते रहे हैं। तमिल क्या करते रहे हैं कि सरकार एवं नेताओं पर उनके हितों की उपेक्षा करने का दोषारोपण करते रहे हैं। तमिल कहते हैं कि जो सिंहली समुदाय ने अपनी सरकार बनाई है वो हमें नीचा दिखाते हैं, हमारे अधिकार नहीं है, हमारे पास कोई आरक्षण नहीं है, हम इस देश में आजादी के साथ नहीं रह रहे हैं। सिंहली समुदाय कुछ इस तरीके से हम पर अत्याचार कर रहा है। ऑलराइट, अब तमिल अल्पसंख्यक की बात करें। तमिल अल्पसंख्यक हैं, संख्या में कम है, ये लोग भारत छोड़कर श्रीलंका आ बसे। ठीक है, तमिलों का बसना श्रीलंका के आजाद होने के बाद भी जारी रहा। श्रीलंका आजाद कब हो गया था, कौन बताएगा, कमेंट करके बताइए। श्रीलंका आजाद कब हुआ था, कब हुआ था आजाद? 1948 में, 1948 में श्रीलंका आजाद हो गया था। और श्रीलंका के आजाद होने के बाद भी तमिल लोग श्रीलंका जाते रहे बसने के लिए। और सिंहली राष्ट्रवादियों का मानना था कि श्रीलंका में तमिलों के साथ कोई रियायत नहीं बरती जानी चाहिए, क्योंकि ये मूल रूप से श्रीलंका के हैं ही नहीं। श्रीलंका किसका है? श्रीलंका सिर्फ सिंहली लोगों का है। ठीक है, फिर तमिल छापामार की भी चर्चा करते हैं। तो तमिलों के प्रति उपेक्षा भरे बर्ताव से एक उग्र तमिल राष्ट्रवाद की भावना उत्पन्न हुई। अब तमिलों से उपेक्षा भरा व्यवहार किया जाता था, तो तमिलों ने क्या किया, ठीक है, अपना एक संगठन बनाया। ठीक, और तमिल राष्ट्रवाद की भावना उत्पन्न हुई कि भाई साहब, हमें तमिल भाषा बोलने वाले जो लोग हैं श्रीलंका से अलग, हमें एक अलग राष्ट्र बनाना है। तो 1983 के बाद से उग्र तमिल संगठन, ठीक है, लिबरलाइजेशन टाइगर ऑफ तमिल ईलम, लिट्टे, लिबरलाइजेशन टाइगर ऑफ तमिल ईलम, क्लियर, इस नाम से श्रीलंका की सेना के साथ सशस्त्र संघर्ष कर रहा है ये संगठन। और इसने तमिल ईलम यानी कि श्रीलंका के तमिलों के लिए एक अलग देश की मांग करी है। ईलम का मतलब होता है देश, और तमिल क्यों जुड़ा है, क्योंकि सिर्फ उस क्षेत्र में तमिल भाषी लोग ही रहेंगे। तो श्रीलंका के उत्तर पूर्वी हिस्से पर लिट्टे का नियंत्रण है। अभी मैंने मैप के जरिए आपको बताया था उत्तर पूर्वी हिस्सा, ठीक, ये उत्तर दिशा है, ये पूर्व दिशा है। तो अधिकांश भाग जो यहां का है, यहां का है उत्तर पूर्वी भाग जो है, यहां पर किसका नियंत्रण है? लिट्टे का। लिट्टे का मतलब क्या है? ये एक संगठन है जिसका फुल फॉर्म है लिबरलाइजेशन टाइगर्स ऑफ तमिल ईलम। ठीक है, क्लियर हुई बात? तो इस तरीके से श्रीलंका में क्या बना हुआ है? जातीय संघर्ष। सिंहली भाषा समुदाय जो कि बहुसंख्यक है, तमिल अल्पसंख्यक, ठीक है, और तमिलों ने क्या किया? अपना एक संगठन बना लिया जिसे तमिल छापामार या लिबरलाइजेशन टाइगर ऑफ तमिल ईलम लिट्टे कहा गया है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट भारत पाकिस्तान की चर्चा करते हैं। अब आएगा मजा, जहां भारत पाकिस्तान का नाम लो और बस सबको लगता है कि अब कुछ होने वाला है और कुछ नेगेटिव ही होने वाला है ना, ऐसा लगता है। तो भारत और पाकिस्तान के बीच हाल ही में क्या समझौते हुए, ये पूछा गया है। चलो भाई बताओ, कौन कौन जानता है भारत और पाकिस्तान के बीच में कौन कौन से समझौते हुए हैं? कौन बताएगा भाई? जल्दी जल्दी आंसर आना चाहिए। भारत और पाकिस्तान के बीच कौन से समझौते हुए हैं? चलिए तो देखते हैं। 2004 की चर्चा करेंगे सबसे पहले। तो 2004 में श्रीनगर मुजफ्फराबाद के बीच, श्रीनगर कहाँ है? भारत में है भैया, ठीक है।
मुजफ्फराबाद कहाँ है? पाकिस्तान में है। तो 2004 में श्रीनगर मुजफ्फराबाद के बीच बस सेवा की शुरुआत पर दोनों देशों में सहमति बनी। तो भारत पाक के बीच श्रीनगर से मुजफ्फराबाद के बीच बस चलाई गई। ठीक है। भारत पाक ने परस्पर कुछ आर्थिक समझौते भी करे हैं। भारत पाक ने साहित्य, कला एवं संस्कृति तथा खिलाड़ियों को वीजा देने के लिए आपस में समझौता किया। क्या किया? साहित्य, कला एवं संस्कृति और खिलाड़ियों को वीजा देने के लिए आपस में समझौता भी किया। ठीक है। और क्या किया? भारत पाक युद्ध को कम करने के लिए परस्पर विश्वास बहाली के उपायों पर सहमत हुए हैं। अब जहां भारत और पाकिस्तान की बात आती है तो सबसे बड़ा मुद्दा क्या है? विश्वास का। कोई किसी पर भरोसा नहीं करता। भारत के लोग पाकिस्तान पर इतना सा भी भरोसा नहीं करते कि पता नहीं ये कब बम फोड़ दें हम पे, कब हम पे प्रहार कर दें, आक्रमण कर दें, वो भी पीठ पीछे, सामने से नहीं। ठीक है। तो ये जो विश्वास की बात है, जो विश्वास कम हो रहा है दिन ब दिन दोनों देशों के बीच में, तो भारत पाक युद्ध को कम करने के लिए परस्पर विश्वास बहाली का मतलब होता है कायम होना, बने रहना, लगातार बने रहना। तो विश्वास बने रहने के उपायों पर भी वो सहमत हुए हैं। क्लियर? चलिए, और क्या हुआ है? जुलाई 2015 में भी कुछ हुआ है समझौता भारत और पाक के बीच। तो जुलाई 2015 में रूस के शहर उफा में दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों के बीच बातचीत हुई। रूस का एक शहर है उफा, वहां पर कोई कॉन्फ्रेंस हुई होगी उस समय 2015 में। तो भारत और पाकिस्तान दोनों के प्रधानमंत्रियों के बीच बातचीत हुई और दोनों नेताओं में मुंबई हमले के मुकदमे में तेजी और आरोपियों के नमूने सौंपने पर सहमति बनी। तो जो मुंबई हमला हुआ था, ठीक है, उसमें क्या हुआ कि उस मुकदमे में तेजी लाने की बात कही कि भाई इस मुकदमे को तेजी से चलाओ, जो भी आरोपी हैं उनको पकड़ो और आरोपियों के जो नमूने मिले, जो सैंपल मिले, यहाँ की हम पहचान पाए कि हाँ भाई ये आरोपी हैं, तो उनको सौंपने पर भी सहमति बनी। फिर इसी बैठक में जुलाई 2015 में आतंकवाद के दोनों देशों के एनएसए की मुलाकात, बीएसएफ रेंजर डीजी तथा डीजीएमओ संवाद पर भी सहमति बनी कि दोनों देशों के जो रेंजर हैं वो आपस में मिलेंगे, बातचीत करेंगे। और इसी बैठक में दोनों देशों ने धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने पर भी सहमति व्यक्त करी। धार्मिक पर्यटन यानी कि भारत के लोग धार्मिक पर्यटन के पर्पज से अगर पाकिस्तान जाना चाहें या पाकिस्तान के लोग यहाँ के जो उनके तीर्थ हैं उनकी यात्रा करने के लिए आना चाहें तो आ सकते हैं। इस पर भी उन्होंने सहमति व्यक्त करी दोनों देशों ने। ठीक है। चलिए, तो इस तरीके से भारत और पाक के बीच हाल ही में ये समझौते हुए हैं। अब अगली बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, ऐसे दो मसलों के नाम बताएं। पूछा है ऐसे दो मसलों के नाम बताएं जिन पर भारत बांग्लादेश के बीच आपसी सहयोग है। भारत और बांग्लादेश दोनों एक दूसरे का सहयोग करते हैं, ऐसे दो मसले, ऐसे दो मुद्दे बताना है। और इसी तरह दो ऐसे मसलों के नाम बताएं जिन पर असहमति है। तो सीधी सी बात है कि भारत और पाकिस्तान के बीच मित्रता कहां दिखाई देती है, ऐसी दो बातें बतानी है। बांग्लादेश, भारत और बांग्लादेश की बात हो रही है। यहां पर किन दो कंट्री की बात हो रही है? भारत और बांग्लादेश। तो दो मुद्दे ऐसे बताने हैं जहां दोनों में दोस्ती दिखाई देती है और दो मुद्दे ऐसे बताने हैं जिन पर दोनों में असहमति दिखाई देती है। ठीक है। चलिए, तो देखें सहयोग के मुद्दे क्या हैं। भारत बांग्लादेश ने दिसंबर 1996 में फरक्का गंगा जल बंटवारे पर समझौता किया। यह दोस्ती वाली बात है भाई, सहयोग के मुद्दे, मित्रता के मुद्दे की बात यहां पर हो रही है। तो भारत बांग्लादेश ने दिसंबर 1996 में फरक्का गंगा जल बंटवारे पर समझौता किया। आतंकवाद, ठीक है, आतंकवाद को लेकर क्या समझौता हुआ कि भारत बांग्लादेश आतंकवाद के मुद्दे पर सदैव एक रहे हैं। दोनों ने कभी एक दूसरे पर किसी तरीके का हमला नहीं किया है। और जो पाकिस्तान आतंकवाद को फैलाता रहता है, बांग्लादेश पर भी आक्रमण किया था, भारत पर भी आक्रमण किया था, तो इसलिए भारत और बांग्लादेश आतंकवाद के मुद्दे पर हमेशा एक रहे हैं। ऑलराइट, चलिए असहयोग के मुद्दे। अब भैया किन पर इनकी असहमति रहती है ये भी चर्चा कर लेते हैं। तो पहला क्या है? चकमा
शरणार्थी, चकमा शरणार्थी। तो भारत बांग्लादेश के बीच असहयोग का एक मुद्दा चकमा शरणार्थी भी है। ठीक है, अब जब भारत पाकिस्तान ने भारत पर आक्रमण किया था 1971 में, भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ था। क्यों हुआ था? बांग्लादेश के मसले को लेकर। तो बांग्लादेश पहले पाकिस्तान का हिस्सा था, जिसे पूर्वी पाकिस्तान कहा जाता था। तो जो पश्चिमी पाकिस्तान है, प्रेजेंट में जो पाकिस्तान है, उसने पूर्वी पाकिस्तान के लोगों पर अपने कल्चर को, अपनी लैंग्वेज को थोपने का प्रयास किया। तो पूर्वी पाकिस्तान यानी कि प्रेजेंट में जो बांग्लादेश है, उसने असहमति व्यक्त करी और भारत से शरण मांगी। भारत ने शरण दी, ठीक है, और जिसके कारण भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ। पाकिस्तान ने भारत पर आक्रमण किया कि आप उनकी हेल्प क्यों कर रहे हैं, किस हक से कर रहे हैं। और जो शरणार्थी आए थे वो परमानेंट यहीं आकर बस गए। तो चकमा शरणार्थी का मतलब आप समझे कि लोग चकमा देके यहां पर आ गए, यहीं पर आकर बस गए। ठीक, तो इस पर भी असहमति है। भारत विरोधी गतिविधियां, तो बांग्लादेश में समय समय पर भारत विरोधी गतिविधियां भी होती रहती हैं, लेकिन बांग्लादेश इसको मानता नहीं है कभी और करता रहता है। क्लियर? चलिए, तो भारत और बांग्लादेश की भी बात हो गई। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्या कहता है 8वां सवाल? दक्षिण एशिया में द्विपक्षीय संबंधों को बाहरी शक्तियां कैसे प्रभावित करती हैं? ठीक है, क्या पूछा है? दक्षिण एशिया में द्विपक्षीय संबंधों को बाहरी शक्तियां कैसे प्रभावित करती हैं? देखें, चलिए देखते हैं। अब दक्षिण एशियाई देश जितने भी हैं, चाहे भारत पाकिस्तान हो, चाहे भारत नेपाल हो, भारत भूटान हो, या किसी भी दो देशों के बीच जो संबंध हैं, उनको कैसे बाहरी शक्तियां यानी कि दूसरी कंट्रीज उन पर कैसे प्रभाव डालती हैं, ये बात पूछी गई है। चलिए तो देख लेते हैं। इसमें कोई दो राहें नहीं है कि दक्षिण एशिया के देशों के आपसी संबंधों को बाहरी शक्तियां प्रभावित करती हैं, बिल्कुल करती हैं। ठीक है, अब जैसे आपका और आपका पड़ोसी है, वो दोनों आपस में लड़ बैठे, तो कभी कभी ये होता है कि किसी तीसरे व्यक्ति का हाथ होता है। तो बस यही बात है, क्योंकि सब जितने भी दक्षिण एशियाई कंट्रीज हैं वो आपस में नेबरिंग कंट्रीज ही हैं कहा जाए। और भारत की तो पूरी मतलब जितने भी दक्षिण एशियाई देश हैं वो सारे भारत के पड़ोसी देश हैं, क्योंकि भारत की सीमा सभी देशों से लगती है। तो अब जितने भी पड़ोसी देश हैं उनमें कौन बीच में आके उंगली करता है, तिकड़मबाजी करता है और इन दोनों के संबंधों को बिगाड़ता है, उसकी चर्चा हमें करनी है। तो बाहरी शक्तियां ही प्रभावित करती हैं, जैसे कि भारत तथा पाकिस्तान के द्विपक्षीय संबंधों को बाहरी शक्ति अमेरिका निश्चित रूप से प्रभावित कर रहा है। अमेरिका का हाथ हमेशा रहा है इसमें। ठीक है, हमेशा इसको अपनी टांग अड़ानी होती है जहां भारत और पाकिस्तान की बात आती है। फिर इतना ही नहीं, चीन भी कम नहीं है भैया। ठीक है, भले ही पास में है, बाजू में है, लेकिन भारत चीन के संबंध भी अच्छे नहीं रहे। तो चीन भी इन देशों के आपसी रिश्तों को काफी हद तक प्रभावित कर रहा है, भारत और पाकिस्तान के रिश्तों को। और भारत व चीन के रिश्ते में पहले से कुछ सुधार हुआ है, परंतु चीन का पाकिस्तान के साथ भी गहरा संबंध है। पाकिस्तान के साथ भी चीन की दोस्ती है भाई साहब। ठीक है, जिसके कारण भारत तथा चीन एक दूसरे के नजदीक नहीं आ पाए हैं। तो भारत चीन के रिश्तों में पाकिस्तान ने टांग अड़ाई, ठीक है, और भारत पाकिस्तान के रिश्तों में अमेरिका ने टांग अड़ाई। ऑलराइट, फिर क्या होता है? शीत युद्ध के बाद दक्षिण एशिया में अमेरिकी प्रभाव तेजी से बढ़ा। जब शीत युद्ध खत्म हो गया, मतलब कि शीत युद्ध किसके बीच की बात हो रही है? अमेरिका और सोवियत संघ की बात हो रही है। ठीक, सोवियत संघ का विघटन हो गया था का मतलब पहले 1991 तक पूरे विश्व में दो महाशक्ति थी। ये महाशक्ति थी क्या बोलते हैं, अमेरिका और सोवियत संघ। लेकिन 1991 में ये हो गया खत्म। कौन? सोवियत संघ। पूरी दुनिया में सिर्फ एक महाशक्ति बची, अमेरिका। अब भैया इनकी जो है पावर और ज्यादा बढ़ गई, तो ये हर किसी के मसले में, हर किसी के मुद्दे में अपनी टांग अड़ाने लगे। तो शीत युद्ध के बाद खासतौर से दक्षिण एशिया में अमेरिकी प्रभाव तेजी से बढ़ा और अमेरिका ने शीत युद्ध के बाद भारत और पाकिस्तान दोनों देशों से अपने संबंध बेहतर करे, भारत से भी और पाकिस्तान से भी।
और अमेरिका ने भारत और पाकिस्तान के बीच में मध्यस्थ की भूमिका भी निभाई, मेडिएटर की भूमिका भी निभाई और अपना प्रभाव तेजी से बढ़ाया। उसने देखा कि भाई भारत और पाकिस्तान के बीच तनातनी हमेशा रहती है, तो चलो इनके बीच हम मेडिएटर बनते हैं, ठीक है। और दोनों देशों के द्वारा उदारीकरण की नीति अपनाना भी इसी प्रभाव का परिणाम रहा है। तो ये बात हुई किसकी? दक्षिण एशियाई देशों में द्विपक्षीय संबंधों को लेकर तीसरे देश की एंट्री की बात हो रही है। किस तरीके से द्विपक्षीय संबंधों को किसी तीसरे देश ने बिगाड़ा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 ध्यान से सुनना है भाई। दक्षिण एशिया के देशों के बीच, क्वेश्चन बड़ा है, ध्यान से सुनना। दक्षिण एशिया के देशों के बीच आर्थिक सहयोग की राह तैयार करने में दक्षेस यानी कि सार्क की भूमिका, ठीक है, और सीमाओं का आलोचनात्मक मूल्यांकन करें। और फिर क्या है, दक्षिण एशिया की बेहतरी में दक्षेस या सार्क ज्यादा बड़ी भूमिका निभा सके, इसके लिए सुझाव भी देना है। दक्षिण एशियाई कंट्रीज में आर्थिक स्थिति को अच्छा करने के लिए सार्क की क्या भूमिका रही, और ये आर्थिक स्थिति और अच्छी हो सके इसके लिए सार्क को और क्या करना चाहिए, ये सुझाव भी आपसे पूछे गए हैं, ठीक है। तो चलिए कमेंट करके बताइए कि सार्क की स्थापना कब हुई। सबसे आसान सवाल आज का, सार्क की स्थापना कब हुई। और हाँ भाई, बराबरी से लाइक शेयर करते जाना है, लाइक शेयर में कोई कंजूसी नहीं होनी चाहिए। बताइए भाई, सार्क की स्थापना कब हुई, ठीक है, कमेंट आ जाना चाहिए, आंसर हम देखते हैं। तो देखो भाई, आज के तकनीकी युग में शुरुआत हम किस तरीके से करेंगे, इंट्रोडक्शन इस क्वेश्चन का आंसर का हम किस तरीके से लिखेंगे, इसको ध्यान से सुनना है। आज का युग कैसा है भाई, तकनीकी युग है, टेक्निकल युग है। तो आज के तकनीकी युग में कोई देश आपसी सहयोग के बिना उन्नति नहीं कर सकता। अगर किसी देश को आगे बढ़ना है तो क्या करना होगा, एक दूसरे का सहयोग लेना होगा। तो विश्व के लगभग सभी राष्ट्र आर्थिक उन्नति के लिए एक दूसरे पर निर्भर हैं, बिल्कुल हैं। एलपीजी की पॉलिसी के तहत लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन यानी कि उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण के तहत ही पूरी दुनिया के देश एक दूसरे से आर्थिक रूप से जुड़े हुए हैं, बिल्कुल जुड़े हुए हैं, ठीक है। और इसी आपसी सहयोग को बनाने एवं बढ़ाने के विचार से दक्षिण एशिया के साथ देशों ने दक्षेस की स्थापना करी कि जितने भी दक्षिण एशियाई कंट्रीज हैं वो आपस में साथ में बने रहें, एक दूसरे का आर्थिक सहयोग करते रहें, आर्थिक समृद्धि सभी की हो, आर्थिक विकास सभी का हो। और इसी उद्देश्य को पूरा करने के लिए दक्षिण एशियाई कंट्रीज ने किसकी स्थापना करी, सार्क की स्थापना करी। तो सार्क का पर्पस समझ में आया, उद्देश्य समझ में आया, ठीक है। फिर दक्षेस की स्थापना की और सार्क ने दक्षिण एशिया के, देखो सार्क और दक्षेस दोनों एक ही बात है, बस नाम अलग अलग है। तो सार्क ने दक्षिण एशिया के सदस्य राष्ट्रों की आर्थिक उन्नति में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, ठीक, क्लियर। फिर क्या कहानी है, आर्थिक सहयोग को बढ़ाने के लिए 1995 में, अब सुनना ध्यान से, आर्थिक सहयोग को बढ़ाने के लिए सार्क ने और आगे क्या किया, आर्थिक सहयोग को बढ़ाने के लिए 1995 में सार्क देशों ने साफ्टा को स्थापित किया, ठीक है। साफ्टा क्या है, एक मुक्त व्यापार करने के लिए एक साफ्टा की जो है एक तरीके का ऑर्गेनाइजेशन है जिसकी स्थापना करी किसने, सार्क ने ही करी, सार्क ने ही प्रयास करे ये। और इस सहयोग को और अधिक बढ़ाने के लिए सार्क के 12वें शिखर सम्मेलन में साफ्टा को 2006 से लागू करने की अनुमति भी दे दी है, क्लियर, ठीक है। अब आर्थिक क्षेत्रों में सहयोग के महत्व को भी समझ लेते हैं कि आर्थिक क्षेत्रों में सहयोग का महत्व क्या रहा है। तो सार्क देशों द्वारा अपनाए गए आर्थिक सहयोग कार्यक्रम का महत्व कुछ इस तरीके से है, जिसमें पहला पॉइंट यह है कि दक्षिण एशियाई देशों द्वारा आर्थिक रूप से एक दूसरे के सहयोग के कारण दक्षिण एशियाई देशों ने क्या किया, मिलकर एक संगठन बनाया, सार्क। सार्क का उद्देश्य क्या है कि सारे देशों की, मतलब अपने एक दूसरे देशों की मदद करना आर्थिक रूप से। तो दक्षिण एशियाई देशों द्वारा आर्थिक रूप से एक दूसरे के सहयोग के कारण इस क्षेत्र के
लोगों के जीवन स्तर में भारी सुधार आया है। अब लोगों की आमदनी बढ़ेगी, इनकम बढ़ेगी, तो उनका ये जो लाइफ स्टाइल है, जीने का स्तर है, जीवन जीने का लेवल है, वो धीरे धीरे आगे बढ़ेगा। बिल्कुल बढ़ा है। किसकी मदद से? सार्क की मदद से। क्योंकि जितनी भी सार्क कंट्रीज हैं, दक्षिण एशियाई कंट्रीज हैं, उनने एक दूसरे का क्या किया? सहयोग किया, आर्थिक सहयोग किया। ठीक है, जो चीजें एक देश में नहीं होती हैं दूसरे देश में होती हैं, तो इनको इंपोर्ट और एक्सपोर्ट किया। अगर कोई देश मजबूत और कोई देश कमजोर है तो पैसों से भी सहायता करी कि भाई अभी हमसे पैसे ले लो, जब आप मजबूत हो जाएं, ये संसाधन आपके पास जो है बन जाए, अवेलेबल हो जाए, आप इस तरीके से मजबूत बन जाएं तो हमारे पैसे वापस लौटा देना। इस तरीके से भी इन्होंने सहायता करी है। ऑलराइट, चलिए चलते हैं आगे। चलिए, और साफ्टा ने और सार्क ने, मतलब सार्क ने ही साफ्टा को बनाया, इसने आर्थिक विकास को गति प्रदान करी है। आर्थिक देशों के चलते सदस्य राष्ट्रों द्वारा एक दूसरे पर से विभिन्न प्रकार के कर हटाने से व्यापार को बढ़ावा मिला है। यानी कि इन देशों ने उदारीकरण को बढ़ावा दिया। उदारीकरण में होता क्या है कि एक दूसरे पर से टैक्स को हटा लेना, प्रतिबंधों को हटा लेना, ताकि व्यापार आसानी से हो सके। और इससे दक्षिण एशियाई देशों की अर्थव्यवस्था में सुधार आया है और आर्थिक क्षेत्रों में सहयोग से सार्क देशों के संबंध में अधिक मजबूती आई है। अब सार्क की सीमाओं को भी पढ़ लेते हैं कि किन सीमाओं के दायरे में रहकर सार्क काम करता है। पहला पॉइंट है कि सार्क की सफलताओं में सदैव भारत पाक के कटु संबंध रुकावट पैदा करते हैं। ठीक है, और सार्क के सदस्य देश भारत जैसे बड़े देश पर पूर्ण विश्वास भी नहीं रख पा रहे हैं। किस कारण? पाकिस्तान के कारण। क्योंकि मुद्दा क्या है भाई, पाकिस्तान का और भारत और पाकिस्तान के संबंध अच्छे कभी नहीं रहे हैं और क्या पता कभी ना रह पाए अच्छे। तो इतना बड़ा देश है, जितने भी सार्क कंट्रीज उनमें इतना बड़ा देश है भारत, तब भी सार्क के सदस्य देश भारत पर पूरा विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। और सार्क के अधिकांश देशों में आंतरिक अशांति एवं अस्थिरता इसके मार्ग में रुकावट है। क्योंकि हमने देखा है जितनी भी सार्क कंट्रीज हैं, यानी कि दक्षिण एशियाई कंट्रीज हैं, उनमें कभी संबंध अच्छे रहे हैं, कभी संबंध अच्छे नहीं रहे हैं। तो जब आपसी संबंध अच्छे नहीं रहेंगे तो उन्नति कैसे होगी? ठीक, और सार्क देशों में अधिक मात्रा में अनपढ़ता यानी कि लिटरेसी रेट जो है बहुत कम है। सार्क देशों में बेरोजगारी बहुत ज्यादा है, भुखमरी ज्यादा है, जिसकी सफलता में बाधा पैदा करती है। अब सार्क की सफलता के लिए क्या किया जा सकता है, ये देखें तो भारत पाक को अपने संबंधों को सार्क से दूर रखने चाहिए। भारत और पाक के बीच में जैसे भी संबंध है उनको सार्क से दूर रखना चाहिए, क्योंकि इन देशों के बिगड़े हुए संबंधों के कारण ही सार्क में अड़चनें पैदा होती हैं। सार्क देशों को भारत पर विश्वास करना चाहिए, क्योंकि भारत बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। सार्क की सफलता के लिए सार्क देशों में शांति एवं स्थिरता भी आवश्यक है, यानी कि जितनी भी सार्क कंट्रीज हैं वो आपस में ना लड़े। सार्क देशों को जल्दी से जल्दी इस क्षेत्र में अनपढ़ता यानी कि जो इनकी जो लिटरेसी रेट है वो बढ़ाना होगा, लोगों को ज्यादा से ज्यादा पढ़ाना होगा, साक्षरता दर को बढ़ाना होगा, बेरोजगारी कम करनी होगी तथा भुखमरी को दूर करना होगा, तभी सार्क कंट्रीज आगे बढ़ सकती हैं। क्वेश्चन नंबर 10, रेडी है सभी? क्या कहते हो? 10वें सवाल के लिए सभी रेडी हैं? ठीक है, तो जल्दी से चेक करके बताइए कि बराबर से लाइक शेयर हो रहा है कि नहीं। अगर अभी तक लाइक शेयर नहीं किया है तो सबसे पहला काम करना है, लाइक करना है, शेयर करना है, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो, क्योंकि सारी चीजें आपको एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराई जाती हैं। ऑलराइट, चलिए तो सवाल है थोड़ा सा बड़ा है। दक्षिण एशिया के देश एक दूसरे पर अविश्वास करते हैं। बिल्कुल करते हैं, और ये बात हमें किस तरीके से समझ में आती है, क्योंकि किसी ना किसी देश के बीच मनमुटाव रहता ही है, किसी ना किसी तरीके का झगड़ा रहता ही है। इससे अंतरराष्ट्रीय मंचों पर यह क्षेत्र यानी कि दक्षिण एशियाई क्षेत्र एकजुट होकर अपना प्रभाव नहीं दिखा पाता कि ये पूरी दक्षिण एशियाई कंट्री है, मजबूती से एक दूसरे का हाथ थामे हुए खड़ी है। इस तरीके की जो चीज है वो अंतरराष्ट्रीय मंचों पर नहीं दिखाई देती। इस कथन की पुष्टि में 2 एग्जाम्पल देना है। यह कथन बिल्कुल सही है, ठीक है, इसमें कोई 2 राय नहीं है कि यह कथन गलत है, बिल्कुल सही है। और इस कथन को हम सही कैसे बता सकते हैं? उदाहरण देके। तो उदाहरण देना है, और दक्षिण एशिया को मजबूत कैसे बनाया जा सकता है,
कैसे इन देशों के बीच जो भेदभाव है उनको दूर किया जा सकता है, मनमुटाव को दूर किया जा सकता है, उसके उपाय भी बताने हैं। ठीक, चलिए तो देख लेते हैं। देखो, तो यहां भी यही बात कही गई है और शुरुआत भी हमें अपने आंसर की इसी तरीके से करनी है कि इसमें कोई संदेह नहीं कि दक्षिण एशिया के देश एक दूसरे पर विश्वास नहीं करते। परिणाम स्वरूप अंतरराष्ट्रीय मंचों पर ये देश एक सुर में नहीं बोल पाते कि भाई जितने भी दक्षिण एशियाई कंट्रीज हैं उनकी आवाज एक हो, उनका सुर एक हो, उनकी बात एक सी हो। सबके सुर अलग अलग होते हैं, सबकी बातें अलग अलग होती हैं, सबका दिमाग अलग अलग होता है। ठीक है, जिस कारण ये इंटरनेशनल स्टेज पर अपना, अंतरराष्ट्रीय मंचों पर अपना प्रभाव नहीं दिखा पाते कि हाँ भाई अलग से दिखें कि ये दक्षिण एशियाई देश हैं, ये सारे देश एक हैं, ये सारे देश तेजी से गति कर रहे हैं। उदाहरण पूछे थे हमसे, ठीक है, उदाहरण देख लेते हैं कि अंतरराष्ट्रीय मंचों पर भारत पाक के विचार सदैव एक दूसरे के विपरीत होते हैं। ठीक है, भारत पाक के विचार हमेशा एक दूसरे के विपरीत होते हैं। भले ही अंतरराष्ट्रीय मंच पर सारे देश बैठे हैं, अगर भारत ने कुछ बात कही तो पाकिस्तान टांग खींचेगा, और वो बात अगर सही भी है, देखो भारत सही बात ही करेगा, किसी की बुराई के उसमें भारत ने कभी बात नहीं की कि हमारा भला हो जाए और दूसरे का बुरा हो जाए। ऐसी बात भारत ने कभी नहीं कही और ना ही भारत ने कभी किसी के साथ ऐसा किया है। और सबके आक्रमण कहां होते रहे? भारत पर ही होते रहे। तो भारत अगर कुछ अच्छा भी कह रहा है तो पाकिस्तान को टांग खींचने की अच्छा कैसे कह रहा है, इसका प्रभाव अच्छा कैसे दिख सकता है? क्लियर? फिर दूसरी बात क्या है, इसके अतिरिक्त सार्क के अन्य देशों को सदा ही यह भय लगा रहता है कि भारत जैसे विशाल तथा शक्तिशाली देश उन पर अपना दबदबा ना बना दे। अब सार्क कंट्रीज में, सार्क के सदस्य देशों में सारे दक्षिण एशियाई देश हैं, सारे साउथ एशियन देश हैं, तो उन सबको यह लगता है कि भारत मजबूत है। लगता नहीं है, भारत है, भारत मजबूत है, भारत शक्तिशाली है, भारत संपन्न देश है, जिसके कारण हम पर भारत का दबदबा ना बन पाए। ठीक है, इस कारण भी वो अलग थलग रहते हैं। दो एग्जाम्पल ये हो गए। तो दक्षिण एशिया एक ऐसा क्षेत्र है जहां सद्भाव और शत्रुता, अब ध्यान से सुनना, सद्भाव और शत्रुता, आशा और निराशा और पारस्परिक शंका और विश्वास साथ साथ रहते हैं। मित्रता भी रहती है, शत्रुता भी रहती है, एक दूसरे से उम्मीद भी रहती है और निराशा भी रहती है। ठीक है, और पारस्परिक शंका यानी कि एक दूसरे पर विश्वास भी नहीं रहता, एक दूसरे पर डाउट भी रहता है और कभी कभी विश्वास भी रहता है। ये सारी चीजें दक्षिण एशियाई देशों में साथ साथ होती हैं। ऑलराइट, अब दक्षिण एशिया को मजबूत बनाने के लिए कुछ सुझाव भी यहां पर दिए गए हैं, उनकी चर्चा भी हम कर लेते हैं। तो देखें, यदि हम दक्षिण एशिया को मजबूत बनाना चाहते हैं, दक्षिण एशिया को पावरफुल बनाना चाहते हैं, तो इसके लिए सबसे पहले दक्षिण एशिया के सभी देशों के बीच विश्वास का वातावरण पैदा होना चाहिए। अगर दक्षिण एशिया को मजबूत बनाना है तो क्या करना होगा? दक्षिण एशिया के सभी देशों के बीच विश्वास का वातावरण होना होगा। ऐसा नहीं कि कभी आप डाउट में हो, कभी आप विश्वास करते हो, ठीक, अथवा उन्हें एक दूसरे को संदेह की दृष्टि से नहीं देखना चाहिए, मित्रता की दृष्टि से देखना चाहिए। और क्या कर सकते हैं भाई? उन्हें अपनी समस्याओं के, आपसी समस्याओं के निवारण के लिए बाहरी शक्तियों के स्थान नहीं देना चाहिए। जैसे भारत पाक के बीच में अमेरिका कूद पड़ता है, भारत और पाक के बीच चीन भी कूद पड़ता है। समझ में आ रही है बात? तो उन्हें आपसी समस्याओं के निवारण के लिए बाहरी शक्तियों के स्थान नहीं देना चाहिए। हमारी जो कंट्रीज हैं, हमारी सार्क कंट्रीज हैं, हमारी दक्षिण एशियाई कंट्री हैं, दोनों को एक दूसरे का सपोर्ट करना चाहिए। और सार्क के सदस्य देशों को महाशक्तियों को इस क्षेत्र से दूर रखने का प्रयास करना चाहिए। महाशक्ति कौन? खास तौर से अमेरिका, खास तौर से अमेरिका को पूरे दक्षिण एशियाई क्षेत्र से दूर ही रखना चाहिए। लेकिन अमेरिका की एंट्री कब से होने लगी दक्षिण एशियाई देशों में? जब से शीत युद्ध खत्म हुआ, जब से दुनिया में एक महाशक्ति रह गई अमेरिका, तब से भैया ये हर मामले में कूदने लगे। ठीक, तो संघर्ष के आपसी मुद्दों को टालने की वजह पारस्परिक विचार विमर्श के द्वारा समाधान करने का प्रयास किया जाना चाहिए। तो संघर्ष, जो भी संघर्ष है इन दोनों देशों के बीच या सार्क कंट्रीज के बीच या दक्षिण एशिया के जितने भी देश हैं उनके बीच, उनको संघर्ष को टालना चाहिए। और कैसे टाल सकते हैं? आओ बैठो, बात करो, मुद्दों पर चर्चा करो, उनका समाधान निकालो। ये प्रयास
सारे दक्षिण एशियाई देशों को करना चाहिए, तभी सारे दक्षिण एशियाई देश तेजी से आगे बढ़ सकते हैं। चलिए एक और सवाल है, 11वां सवाल है कि दक्षिण एशिया के देश भारत को बाहुबली समझते हैं। बिल्कुल समझते हैं, क्योंकि बहुत बड़ा देश है, शक्तिशाली देश है, जो इस क्षेत्र के छोटे देशों पर अपना दबदबा जमाना चाहता है और उनके अंदरूनी मामलों में दखल देता है। पूरे दक्षिण एशियाई देश क्या कहते हैं कि भारत एक बड़ा देश है, बाहुबली देश है, शक्तिशाली देश और हम पर दबदबा बनाना चाहता है, हमारे मामलों में दखल देना चाहता है। ऐसी बाकी के दक्षिण एशियाई देशों की सोच भारत के प्रति है। तो इन देशों की ऐसी सोच के लिए कौन सी बातें जिम्मेदार हैं? आखिर क्यों बाकी के देश भारत के बारे में ऐसा सोचते हैं? कुछ तो कारण रहा होगा ना। तो चलिए उन कारणों को भी जान लेते हैं। तो देखें, दक्षिण एशिया के जो छोटे छोटे देश है, जैसे कि नेपाल, भूटान, छोटा सा देश श्रीलंका, ठीक है, ये देश भारत जैसे बड़े देश से डरते हैं और इन देशों के डरने के निम्नलिखित कारण हो सकते हैं। कुछ कारण हमने फाइंड आउट करे हैं, वो बताते हैं आपको। पहला कारण क्या है कि भारत दक्षिण एशिया की सर्वाधिक शक्तिशाली परमाणु एवं सैनिक शक्ति है। जितने भी दक्षिण एशियाई देश है, सबसे ज्यादा पावरफुल परमाणु शक्ति किसके पास है? भारत के पास है। सबसे बड़ी और सबसे ज्यादा पावरफुल सैनिक किसके पास है? भारत के पास है, इसलिए भी डरते हैं। दूसरा कारण क्या हो सकता है कि भारत विश्व की बड़ी तेजी से उभरती आर्थिक व्यवस्था है। भारत वर्तमान समय में आर्थिक मामलों में तेजी से ग्रो कर रहा है। भारत एक महाशक्ति बनने की ओर अग्रसर है। तो 3 पॉइंट कौन कौन से हुए भारत के मामले में? 3 पॉइंट कौन कौन से हुए अभी तक कि परमाणु एवं सैन्य शक्ति है भारत के पास, और क्या है? तेजी से उभरती हुई आर्थिक व्यवस्था। तेजी से उभरती हुई आर्थिक व्यवस्था, महाशक्ति बनने की ओर अग्रसर। महाशक्ति बनने की ओर अग्रसर है। क्लियर हो रही है बात? जिसके कारण बाकी के दक्षिण एशियाई देश जो है भारत से डरते हैं। ठीक, तो ये 3 पॉइंट जो है आपको याद रखने हैं कि किस वजह से दुनिया के दक्षिण एशियाई देश जो हैं, बाकी के दक्षिण एशियाई देश जो हैं, भारत को बाहुबली समझते हैं, शक्तिशाली समझते हैं, भारत से डरते हैं। ठीक है, चलिए तो इसका स्क्रीनशॉट आप ले लें फटाफट से, उसके बाद बोर्ड को क्लियर करते हैं और हमारा सेशन होता है आज का खत्म। टोटल 11 क्वेश्चन अपन ने आज एनसीईआरटी सॉल्यूशंस में करे हैं। उम्मीद है सारे क्वेश्चन के आंसर आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। और अब इस चैप्टर से चैप्टर नंबर 3 यानी कि समकालीन दक्षिण एशिया से जो भी क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे वो आप डील कर पाएंगे। ठीक है, तो हर क्वेश्चन को कैसे डील करना है ये बात आपको समझ में आ गई होगी। और अब क्या करना है, जल्दी से नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि जैसे ही नेक्स्ट वीडियो अपलोड होता है उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए और आप तुरंत ही हमारे साथ जुड़ जाएं। नेक्स्ट सेशन होगा इसका कल, और कल होंगे इस चैप्टर के 30 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। जी हाँ, और क्लास 12 की पॉलिटिकल साइंस की जो क्लास होती है रोज रात को 10 बजे आपको मिल जाती है। तो अगर आप हमारे डेली के लाइव सेशन और रिकॉर्डेड सेशन से जुड़ना चाहते हैं, सारी चीजें उपलब्ध है मैग्नेट ब्रेन्स की यूट्यूब चैनल, वेबसाइट और एप्लीकेशन पर। मैग्नेट ब्रेन्स इंडिया का नंबर 1 100% फ्री ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म है। इसके अलावा अगर आप ई बुक्स और ई नोट्स भी चाहते हैं, उसकी लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, वहां से आप अवेल कर सकते हैं। सारी चीजें सारी जानकारी के साथ प्राप्त कर सकते हैं। हमारे पास आपके लिए कई सारे टॉप कोर्सेज हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में उपलब्ध हैं। सीबीएसई बोर्ड के साथ साथ दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड और राजस्थान बोर्ड के सिलेबस को भी कवर कराया जाता है। काफी सारे स्पेशल कोर्सेज भी हमारे पास, जैसे कि वैदिक मैथ्स, क्रैश कोर्स और स्पोकन इंग्लिश, और इतने सारे कोर्सेज आपको एक ही जगह, एक ही सिंगल प्लेटफॉर्म पर हाई क्वालिटी एजुकेशन के साथ, फुली ऑर्गेनाइज कंप्लीट कोर्स के साथ एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराए जाते हैं।
मैग्नेट ब्रेन्स यूट्यूब के अलावा अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे कि फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, व्हाट्सएप पर भी है। आप हमें यहाँ भी फॉलो कर सकते हैं, यहाँ से भी सारी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो आज के सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। हमारे साथ बने रहिए, जुड़े रहिए, पढ़ते रहिए, खुश रहिए। थैंक यू सो मच।